दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं पंचायती ज्ञान। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है वह 2020 में डीयू द्वारा जो एमए हिंदी का एंट्रेंस लिया गया उसका जो पेपर है उसके एनालिसिस पर बनाया गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति भावना का उद्गम माना जाता है, मतलब भक्ति भावना का उद्गम कहाँ से माना जाता है। तो भक्ति भावना का उद्गम दक्षिण भारत से माना जाता है। लगभग सभी विद्वानों ने यह बात स्वीकार की है कि जो भक्ति भावना का उद्गम है वह दक्षिण से हुआ। हालांकि भक्ति भावना के जो कारण है उद्गम के वह अलग अलग माने गए। जैसे कि शुक्ल ने माना कि इस्लामी आक्रमण के कारण भक्ति भावना का उद्गम हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाधीन विकास था। तो कारण अलग अलग माने गए, लेकिन सब ने यह माना कि भक्ति भावना का जो उद्गम हुआ वह दक्षिण से हुआ। जैसे कि शुक्ल ने कहा था कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। तो उन्होंने माना कि दक्षिण भारत से पहले ही भक्ति भावना का उद्गम हो चुका था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है। बिहारी जो हिंदी है वह मागधी अपभ्रंश से पैदा हुई और बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, जिसमें है मगही, भोजपुरी और मैथिली। मैथिली को भाषा का भी दर्जा दे दिया गया है, लेकिन यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। और जो मारवाड़ी है वह राजस्थानी अपभ्रंश की एक बोली है, तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ी। दोस्तों, यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो आप ये मत देखिएगा कि कौन सी नहीं है, ये देखिएगा कि कौन सी हैं। जैसे इसमें पूछा गया बिहारी हिंदी, तो ये देखिए आप कि बिहारी हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं। यदि आप ये पता कर लेंगे तो आपका जो उत्तर होगा उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती है, वह उत्तर बिल्कुल सटीक होगा। तीसरा प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता का नाम। दोहा कोश के रचयिता का नाम सरहपा है। सरहपा पहले सिद्ध कवि थे और पहले सिद्ध भी थे और हिंदी के प्रथम कवि भी उन्हें माना जाता है। उनका नाम राहुल भद्र भी था। चौथा प्रश्न, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये काव्य पंक्तियाँ अमीर खुसरो की हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। यह पंक्ति अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के समय कहा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो यह आप सबको पता है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस लोक भाषा के कवि हैं। विद्यापति जो थे वह बिहार के दरभंगा से थे। इन चारों में से सिर्फ एक बोली ऐसी है जो बिहारी हिंदी जो है उससे रिलेटेड है। तो इसका उत्तर आप अपने अंदाज से लगा सकते हैं कि इसका उत्तर मैथिली होगा। और दूसरा कारण यह है कि जो विद्यापति हैं इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है पदावली, वह मैथिली भाषा में ही लिखी गई है। तो आप विद्यापति को मैथिली भाषा का कवि मान सकते हैं और वो हैं भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम। यदि आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो जिसमें मैंने जेएनयू, डीयू और बीएचयू के लिए प्रमुख पुस्तकें बताई हैं पढ़ने के लिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो बताई मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास था रामचंद्र शुक्ल का। वही यहाँ पूछा गया है कि हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ जो रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी रचना की। तो उनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह पहले 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसकी रचना हुई, जिसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था। जब बाद में यह एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में आई तब इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। हालांकि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में देखेंगे तो 9 नाथों में कुछ नाथ ऐसे हैं जिनके नाम रामकुमार वर्मा ने जो 9 नाथ माने हैं उनसे अलग हैं। तो आपको ये एक विवाद जैसा दिखेगा, लेकिन आप यह मानकर चलिए कि नाथ 9 हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया। इसका उत्तर धर्मदास है और यह सीधा सीधा उत्तर है, इसे कुछ समझने वाली बात है नहीं। आप देखिए बहुत सारे हिंदी में ऐसे प्रश्न आएंगे जो आप सीधे सीधे पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, उनमें कुछ समझना नहीं है आपको। तो अगला प्रश्न देखते हैं, चंदायन किसकी रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। ये सूफ़ी काव्य से संबंधित है और यह भक्ति काल के अंतर्गत आएगा। इनमें से कौन प्रेम मार्गी शाखा से संबद्ध कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा में 2 भाग हुए, एक संत काव्यधारा और एक सूफी काव्यधारा। और
जो सगुण थे उसमें दो हुए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो संत थे, संत हुए ज्ञान मार्गी शाखा, और जो सूफी हुए वो हुए प्रेम मार्गी शाखा। इन चारों के एक एक महत्वपूर्ण कवि थे। जैसे संत में हुए कबीरदास, सूफी में हुए, ये जो सूफी लिखा है, सूफी में हुए जायसी, और राम भक्ति शाखा में हुए तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा में हुए सूरदास। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। वेदांत दर्शन में 6 प्रकार के जो दर्शन दिए गए हैं, उनमें सबसे पहला अद्वैतवाद जो शंकराचार्य ने दिया, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने दिया है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने दिया। ऐसे करके 6 वेदांती दर्शन हैं। रामचरितमानस की भाषा आप सबको पता है कि अवधी है, और इसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, भक्ति काल में बहुत सारे संप्रदाय बने, इनमें से एक राधा वल्लभ संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक हित हरिवंश जी हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनु हो सो लेऊ। सूरदास के संबंध में ऐसा किसने कहा? यह कथन विट्ठलनाथ का है। विट्ठलनाथ जो हैं वो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, और यह कथन विट्ठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था। भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को, ये भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन माना। उन्होंने कहा था कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू ये बात समझ नहीं सका। तो इस प्रकार से उन्होंने भक्ति साहित्य को एक ईसाइयत की देन बता दी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अष्टछाप के कवियों में नहीं है? अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, जिनमें से 4 कवि जो हैं वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और जो 4 कवि थे वे विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उनका आप एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, KSPK, और जो विट्ठलनाथ के हैं उनको याद रखिए GGCCN। KSPK का मतलब हुआ कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और जो विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हुए उनमें हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनमें जो केशव दास हैं वे रीतिकाल से संबंधित कवि हैं, तो यह जो हैं यह अष्टछाप में नहीं थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और यह कथन मलूक दास का है। सूरदास की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है? सूरदास की भक्ति में सख्य भाव की प्रधानता है। माधुर्य भाव की जो प्रधानता है वह मीरा के काव्य में है, भक्ति में है, और जो दास भाव की प्रधानता है वह तुलसीदास की भक्ति में है। इनमें से कौन सा ग्रंथ सूरदास द्वारा रचित नहीं है? सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये तीनों सूरदास के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जो कृष्ण गीतावली है वह तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। आप जब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह कथन मिलेगा, और कहीं भी यदि आप सरस्वती पांडे पढ़ते हैं तो उसमें भी यह कथन आपको मिल जाएगा। कौन सा तत्व नवधा भक्ति का नहीं है? नवधा भक्ति में 9 तत्व आते हैं, अर्चनम, वंदनम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, श्रवणम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। और आप जब सरस्वती पांडे में पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु लगा कर भी बोलता है कि श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ऐसा कुछ करके बोलता है। तो कुल मिला के 9 ही होते हैं जो भक्ति के तत्व हैं, और उसमें से जो राष्ट्र सेवा है यह तत्व नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की सीमा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला है, उन्होंने संवत के हिसाब से बांटा, तो 1050 से 1375 संवत तक उन्होंने आदिकाल को रखा, जिन्हें उन्होंने वीरगाथा काल कहा। उसके बाद 1375 से 1700 रखा उन्होंने भक्ति काल को, और 1700 से 1900 जो है उन्होंने रीतिकाल को रखा, और 1900 से 1984 संवत तक उन्होंने आधुनिक काल को रखा। अगला प्रश्न दोस्तों, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग काल का अपने हिसाब से नामकरण किया, तो उसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यह कथन बिहारी के बारे में है, और
इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें है कि जो सतसैया के दोहरे यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। अगला है, इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि नहीं है। आप जब रीतिकाल पढ़ेंगे तो वह 3 भागों में है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो रीति सिद्ध कवि इनमें से कौन नहीं है, तो बोधा जो है वह रीति सिद्ध कवि नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सुजान सागर किसकी रचना है। तो सुजान सागर घनानंद की रचना है। झलके अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजति कानन छवै, काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति घनानंद की है। रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार कवि के रूप में जाने जाते हैं। आप बचपन से ही गिरधर कविराय की कुंडलियाँ पढ़ रहे होंगे और यह नीतिकार कवि हैं। इन्होंने जो कुंडलियाँ लिखी हैं उनमें नीति काव्य की प्रधानता है और इसलिए आप गिरधर कविराय को नीतिकार कवि के रूप में मान सकते हैं। रामचंद्रिका किसकी कृति है। रामचंद्रिका केशवदास की बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। तो आप यह याद रखिए और जब आप पढ़ेंगे सरस्वती पांडे को ही पढ़िए। मेरे हिसाब से अगर आपको डीयू का एग्ज़ाम देना है तो सरस्वती पांडे के अलावा सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लें रामचंद्र शुक्ल का, इसके अलावा कोई भी पुस्तक आपको ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किसका नाटक है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और एक लास्य रूपक है और यह 1880 के आसपास लिखा गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस पत्रिका के संपादक थे। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। आपको पत्रिकाओं के बारे में भी पढ़ना है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी जो है सभी में पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यदि जेएनयू का पेपर एनालिसिस देखेंगे तो उसमें भी पत्रिकाओं से संबंधित 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद अगला है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस कहतन मन धन मूस है। यह मुकरी है। मुकरी की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी और यह जो मुकरी है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। उन्होंने नए ज़माने की मुकरी लिखी थी। इसमें है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस कहतन मन धन मूस है, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेज। ये मुकरी जो होती है उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और लास्ट में उत्तर भी बताया जाता है। तो ये नए ज़माने की मुकरी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी और मुकरी की शुरुआत जो है वह अमीर खुसरो ने की थी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना जाता है। श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को माना है। प्रिय प्रवास के रचनाकार आप सबको पता होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। 1914 में इसकी रचना हुई और इसमें 17 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है। तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का नामकरणकर्ता माना जाता है। कमायनी की रचनाकार आप सबको पता है, जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रसिद्ध कृति है और इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि जेएनयू में इससे प्रश्न पूछे गए थे। राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को यदि आपने पढ़ा होगा तो उनकी यह कृति राम की शक्ति पूजा के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा और यह सब बहुत ही प्रसिद्ध कृति हैं। कोई भी ऐसी कृति नहीं पूछी गई है जो मतलब बहुत कम पढ़ी गई हो या उनकी उस लेखक की प्रसिद्ध कृति ना हुई हो। तो आप इन कृतियों को जान जाएंगे यदि इन लेखक के बारे में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया। 4 भाग में तार सप्तक आया। तो जो 1943, 1951, 1959 और 1979 में एक एक भाग आए उनके। तो बाद अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में 1936 में हुई। यह प्रश्न थोड़ी अलग प्रकार से था क्योंकि अगर प्रगतिशील लेखक संघ को स्थापना पूछी गई है तो उसका उत्तर 1935 होना चाहिए था और यदि पूछा जाता कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई तब इसका उत्तर 1936 होना था, लेकिन डीयू ने इसका उत्तर 1936 माना है। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की जो पहले अध्यक्ष थे वह प्रेमचंद थे और इसके बाद ही भारत में जो एक वाद चालू हुआ प्रगतिशील का वह चालू हुआ 1936-1943 तक इसकी समय सीमा थी, तो यह इसी के बाद चालू हुआ। इसके बाद आया प्रश्न है, चौथा सप्तक का प्रकाशन। मैंने अभी आपको बताया है कि पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में प्रकाशित हुआ। साकेत किसकी काव्य कृति है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृति है। आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप इनकी यह काव्य कृति जरूर जान जाएंगे। उसके बाद इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे।
इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, इनको हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचनाकार को आधुनिक मीरा कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा माना गया है। इनकी जो रचनाएं थी वो जो उनमें एक रस था, जो उनकी अनुभूति थी वह बहुत ज़्यादा मीरा से मिलती जुलती थी, इसलिए इसे आधुनिक मीरा कहा गया। प्रगति काव्य पर किस विचारधारा का अधिक प्रभाव है? प्रगतिवादी काव्य है उस पर मार्क्सवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद और प्रगतिवाद एक दूसरे के आजकल परिचायक बन चुके हैं। किस कवि के लिए कहा जाता है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं? तो सुमित्रानंदन पंत जो हैं उनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु के बारे में कहा था कि यह अंग्रेजी जो उपन्यास है उनके टाइप का पहला हिंदी उपन्यास है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इनका यह पहला उपन्यास था और यह पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है, मैला आंचल, आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो अधिक लंबा होने के कारण इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और 51 नंबर प्रश्न से लेकर 100 नंबर प्रश्न तक हम इसके दूसरे भाग, जो वीडियो का दूसरा भाग होगा, उसमें करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।